नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 26 जनवरी 2026 यानी हमारे 77वें गणतंत्र दिवस का एक बहुत ही गहरा, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक परेड नहीं है, बल्कि ये एक तरह का कैनवास है जिस पर हम भारत के मौजूदा जियोपॉलिटिकल, सिक्योरिटी और कल्चरल लैंडस्केप को समझ सकते हैं। और हमारा ये पूरा का पूरा विश्लेषण द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही आधारित है। तो जब हम इस 77वें गणतंत्र दिवस की परेड को देखते हैं, उसकी बनावट को समझते हैं, तो उससे ना भारत की नेशनल स्ट्रैटेजी के 3 मुख्य स्तंभ, 3 पिलर्स उभर कर सामने आते हैं: डिप्लोमेसी, कल्चर और सिक्योरिटी। हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यूरोपियन यूनियन के नेताओं की मौजूदगी भारत के डिप्लोमैटिक पिवट यानी कूटनीतिक झुकाव को दिखाती है। फिर हम ये भी देखेंगे कि परेड की थीम वंदे मातरम कैसे कल्चरल असर्शन का प्रतीक है। और आखिर में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र, ये भारत के एक नए, ज्यादा आक्रामक मिलिट्री डॉक्ट्रिन का साफ साफ संकेत देता है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के लिहाज से। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले स्तंभ डिप्लोमेसी से इस गहरी पड़ताल की शुरुआत करते हैं। तो हमारे विश्लेषण का पहला खंड है भारत की डिप्लोमैटिक ग्रैंड स्ट्रैटेजी। इसमें हम ये देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत दुनिया के इन बदलते हुए समीकरणों के बीच अपनी पार्टनरशिप्स और अपनी राइवलरीज यानी अपनी साझेदारियों और चुनौतियों को कैसे मैनेज कर रहा है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के रिश्ते से। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। इसे BTIA यानी ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी कहा जाता है और इसे एक नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। अब ये नाम ऐसे ही नहीं मिला है, इसकी कहानी असल में 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन फिर लगभग 15 साल तक ये बातचीत एक तरह से ठंडे बस्ते में पड़ी रही। अब 2026 में इसका फाइनल होना भारत की इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी दोनों में एक बहुत बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट का संकेत है। इस बदलाव को और गहराई से समझने के लिए चलिए इस बिफोर वर्सेस आफ्टर टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, ईयू से आने वाली कारों पर भारत में 110% का, जी हाँ, 110% का एक भारी भरकम टैरिफ लगता था, जो अब घटकर 40% हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि भाई, हमने इतनी बड़ी रियायत दी तो हमें क्या मिला? यहीं पर इस डील की असली बात छिपी है। हमारे जो की सेक्टर्स हैं, जैसे टेक्सटाइल, चमड़े का सामान और हमारी फार्मा इंडस्ट्री, इन सब को यूरोपियन मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, मतलब बिना किसी टैक्स के सीधा यूरोप के बाजारों में एंट्री। ये दिखाता है कि भारत की सोच में कितना बड़ा शिफ्ट आया है। हम अब प्रोटेक्शनिज्म यानी अपनी इकोनॉमी को बंद रखने की नीति से हटकर चीन से डी रिस्किंग की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति अपना रहे हैं। मतलब साफ है, अपनी सप्लाई चेन्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करो और ईयू जैसे भरोसेमंद पार्टनर्स के साथ व्यापार बढ़ाओ। लेकिन रुकिए, इस डील में और भी बहुत कुछ है। ईवी प्रोटेक्शनिज्म, इसके तहत भारत में अपने उभरते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को कुछ सालों के लिए प्रोटेक्शन दिया है, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। टेक कॉर्पोरेशन में 6G और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर साथ मिलकर काम करने की बात है। और साथ ही भारत की दार्जिलिंग चाय हो या बनारसी साड़ी, ऐसे हमारे जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को ईयू में कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। यूपीएससी जीएस पेपर 3 में लिबरलाइजेशन के टॉपिक के लिए ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। यहाँ एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, यूरोपियन मार्केट्स में एक्सेस पाने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतनी बड़ी रियायत देने का भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ सकता है? ईयू के साथ मजबूत होती साझेदारी के बाद अब उस रिश्ते पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जटिल है, चीन के साथ हमारा रिश्ता। ये जो तराजू आप देख रहे हैं, ये भारत द्वारा बनाए जा रहे एक बहुत ही नाजुक संतुलन को दिखाता है। एक पलड़े में दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश है, तो दूसरे पलड़े में सीमा पर मजबूत तैयारी है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक संदेश आया था, जिसमें उन्होंने ड्रैगन और हाथी के एक साथ नाचने की बात कही थी। ये चीन की आक्रामक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से थोड़ी नरमी का संकेत माना जा रहा है। और इसके पीछे चीन की अपनी धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था और अमेरिका से बढ़ती राइवलरी जैसे बड़े कारण हैं। लेकिन भारत का जवाब क्या है? भारत का रुख एकदम साफ और दृढ़ है। जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति, जिसे स्टेटस क्वो एंटी कहते हैं, वो बहाल नहीं हो जाती, तब तक बिजनेस एज यूजुअल जैसा कुछ नहीं होगा। और देखिए, भारत ये बात सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि करके दिखा भी रहा है। गणतंत्र दिवस पर ईयू नेताओं की मौजूदगी और परेड में ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन, ये दोनों चीन के लिए एक बहुत ही साफ काउंटर सिग्नल हैं।
ये दिखाता है कि भारत के पास मजबूत दोस्त भी हैं और अपनी रक्षा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब आते हैं हमारे विश्लेषण के दूसरे स्तंभ यानी सिक्योरिटी पर। इस सेक्शन में हम भारत की सैन्य सोच में आ रहे एक जबरदस्त, एक फंडामेंटल बदलाव को देखेंगे। एक ऐसा बदलाव जिससे हमारी अपनी स्वदेशी तकनीक और एक नए आत्मविश्वास से ताकत मिल रही है। ये भारत की हार्ड पावर का एक बहुत ही स्पष्ट प्रदर्शन है। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम भारत की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में एक मील का पत्थर है। हुआ ये था कि मई 2025 में पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ और उसी के जवाब में ये कार्रवाई की गई थी। लेकिन इसकी जानकारी पहली बार गणतंत्र दिवस पर सार्वजनिक की गई। ये ऑपरेशन भारत के स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट यानी रणनीतिक संयम के दौर से निकलकर पनिटिव डिटरेंस यानी दंडात्मक निवारण के दौर में जाने का ऐलान है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो इस ऑपरेशन की गंभीरता समझ में आती है। इसमें न सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड्स पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स की गई, बल्कि पहली बार सीएड ऑपरेशंस भी किए गए। अब ये सीएड क्या है? इसका मतलब है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय वायुसेना ने लाहौर और गुजरांवाला के पास दुश्मन के एयर डिफेंस रेडार्स को जैम और तबाह कर दिया, जिससे वो कुछ समय के लिए लिटरली अंधे हो गए। ये भारतीय वायुसेना के लिए एक जबरदस्त कैपेबिलिटी है जो उसे किसी भी लड़ाई के शुरुआती कुछ घंटों में ही हवाई बढ़त दिला सकती है। ये एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट है। अब कोल्ड स्टार्ट की जगह इंटीग्रेटेड ऑफेंस की बात हो रही है, जिसमें सेना के तीनों अंग मिलकर तेजी से कार्रवाई करते हैं। इसका स्ट्रेटेजिक मैसेज बहुत साफ है। भारत अब आतंकवाद का जवाब देने के लिए सीमा पार करने और जरूरत पड़ने पर लड़ाई को एस्केलेट करने से नहीं हिचकिचाएगा, ताकि सामने वाला डी एस्केलेट करने पर मजबूर हो जाए। ये कॉन्फ्लिक्ट की थ्रेशोल्ड को, उसकी लक्ष्मण रेखा को रीडिफाइन करता है। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत ही जरूरी केस स्टडी है। एक मजबूत मिलिट्री डॉक्ट्रिन को ताकत मिलती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी से, और यहीं पर सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम सामने आता है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार जीता जागता उदाहरण है और भारतीय आर्टिलरी की क्षमताओं में एक क्वांटम लीप है, एक बहुत बड़ी छलांग। ये बार चार्ट सूर्यास्त्र की क्षमताओं को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। आप देखिए, जहां हमारे पुराने पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज 40 से 75 किलोमीटर है और रूस से लिए गए स्मर्च की रेंज 90 किलोमीटर है, वहीं पूरी तरह से स्वदेशी सूर्यास्त्र 300 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल सटीकता से मार कर सकता है। ये एक जबरदस्त अपग्रेड है। ये सिस्टम उस टैक्टिकल गैप को भरता है जो पारंपरिक तोपों और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच मौजूद था। इसका मतलब ये है कि अब सेना दुश्मन के कमांड सेंटर्स, उनके एम्यूनिशन डंप्स और कम्युनिकेशन लाइंस को बैटलफील्ड से ही निशाना बना सकती है। और इसकी शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि ये रॉकेट दागने के कुछ ही मिनटों में अपनी लोकेशन बदल सकता है, जिससे दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचा जा सके। डिफेंस इंडिजिनाइजेशन पर अगर कोई सवाल आता है तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, जमीन और हवा की लड़ाइयों से अब हम संघर्ष के अगले और शायद सबसे ऊंचे मैदान यानी स्पेस की ओर बढ़ते हैं। इस साल एक बहुत ही ऐतिहासिक, एक प्रेसिडेंट सेटिंग फैसला लिया गया। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र पहली बार एक आईएएफ पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया, और उन्हें ये सम्मान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उनके एक्सियम 4 मिशन के दौरान दिखाए गए असाधारण साहस और वैज्ञानिक कौशल के लिए मिला। ये सम्मान अपने आप में वीरता, गैलेंट्री की परिभाषा को विस्तार देता है। अब वीरता का मतलब सिर्फ दुश्मन से लड़ना ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए वैज्ञानिक सीमाओं को लांघना और बड़े से बड़े जोखिम उठाना भी है। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, एक सिंपल इक्वेशन, साइंस इज इक्वल टू सर्विस। ये राष्ट्र सेवा का एक नया रूप है। इसका स्ट्रेटेजिक सिग्नल बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि भारत अपने गगनयान कार्यक्रम को अब नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से भी देख रहा है। स्पेस आज के दौर में वॉरफेयर का अल्टीमेट हाई ग्राउंड है। यहीं से C4 ISR चलता है, यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रेकनॉसेंस। जो स्पेस को कंट्रोल करेगा वही भविष्य की लड़ाइयों को कंट्रोल करेगा। ये पुरस्कार इसी सोच को, इसी विजन को दर्शाता है। अब हम अपने विश्लेषण के तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ पर पहुंचते हैं, गणतंत्र की सांस्कृतिक आत्मा। इस खंड में हम भारत के आंतरिक ताने बाने, उसकी विरासत, समानता के आदर्शों और हमारे संवैधानिक मूल्यों की पड़ताल करेंगे। इस बार की परेड की जो कल्चरल थीम थी वो थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। और देखिए, ये सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का साउंड ट्रैक है।
इसकी कहानी 1875 में शुरू हुई जब बंकिम चंद्र चट्टर्जी ने इसे लिखा। फिर 1882 में ये उनके उपन्यास आनंद मठ में छपा। लेकिन इस गीत की असली ताकत 1905 के स्वदेशी आंदोलन में सामने आई। जरा सोचकर देखिए, जब बंगाल के विभाजन के खिलाफ कलकत्ता की सड़कों पर हजारों लोग वंदे मातरम गाते हुए निकलते होंगे तो कैसा माहौल होता होगा। इस एक गीत ने पूरे देश को भारत माता की एक तस्वीर में पिरो दिया। और फिर 1950 में संविधान सभा में लंबी बहस के बाद इसे जन गण मन के बराबर का दर्जा देकर हमारा राष्ट्रीय गीत बनाया गया। ये हमें दिखाता है कि कैसे साहित्य और संगीत राष्ट्रवाद की भावना को जगा सकते हैं, उसे एक आवाज दे सकते हैं। जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। जहां वंदे मातरम हमारी शानदार विरासत का प्रतीक है, वहीं ये स्लाइड हमारे गणतंत्र के भविष्य की एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर दिखाती है। जब सीआरपीएफ की एक ऑल मेल टुकड़ी का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला ने किया तो ये सिर्फ एक परेड नहीं थी, ये एक बहुत ही मजबूत सामाजिक संदेश था। ये उस ग्लास सीलिंग के टूटने की आवाज थी, लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं आया है। इस फ्लोचार्ट को देखिए। इसकी नींव 2020 में सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले ने रखी जिसने महिलाओं को परमानेंट कमीशन का हक दिया। फिर एनडीए के दरवाजे महिला कैडेट्स के लिए खोले गए और आज महिलाएं न सिर्फ फाइटर जेट उड़ा रही हैं बल्कि मुश्किल कॉम्बैट यूनिट्स को भी लीड कर रही हैं। और इसका सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक महत्व भी है। कश्मीर या नक्सल प्रभावित इलाकों जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में महिला अधिकारियों की मौजूदगी लोकल महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करने और इंटेलिजेंस गैदरिंग में बहुत मददगार साबित होती है। ये दिखाता है कि लैंगिक समानता न सिर्फ एक नैतिक मूल्य है बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करती है। संवैधानिक वादों की इस चमक के साथ साथ हमें उन चुनौतियों पर भी बात करनी होगी जो इन वादों को हकीकत में बदलने से रोकती हैं। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिद्धांत सामने आता है। इसका मतलब सिर्फ संविधान के कानूनों का पालन करना नहीं है बल्कि उसकी आत्मा का सम्मान करना है, यानी मनमानी शक्तियों पर रोक और प्रक्रियाओं के लिए सम्मान। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच होता है, मान लीजिए बिना उचित प्रक्रिया के किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है और इस पर इंस्टीट्यूशनल साइलेंस रहता है, यानी जो वॉचडॉग संस्थाएं हैं वो चुप रहती हैं, तब कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, संवैधानिक आत्मा का पतन होता है। ये एवरीडे रिपब्लिक का टेस्ट है जिसे हमें और आपको हर रोज जीतना होता है। जीएस पेपर 2 और 4 के लिए ये एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है। और यहाँ हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक आम नागरिक के तौर पर हम इस एवरीडे रिपब्लिक को जिंदा रखने और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मजबूत करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? पद्म पुरस्कार एक तरह से देश की प्राथमिकताओं का आईना होते हैं। इस साल 131 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 19 महिलाएं शामिल हैं, जो नारी शक्ति पर बढ़ते फोकस को साफ साफ दिखाता है। साथ ही पीपल्स पद्मा पर जोर दिया गया, जिसका मतलब है उन गुमनाम नायकों को सम्मानित करना जो चुपचाप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। विजेताओं की सूची में कुछ नाम खास संदेश देते हैं, जैसे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण देना पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन को दिखाता है, यानी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए योगदान को सम्मानित करना। जस्टिस केटी थॉमस, जो अपने निष्पक्ष फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जुडिशियल इम्पार्शियलिटी का प्रतीक हैं। वायलिन वादक सुश्री एन राजम हमारी शास्त्रीय संगीत की महान विरासत का जश्न मनाती हैं। और क्रिकेटर्स रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री देना खेल जगत की उत्कृष्टता को सलाम करना। अब हम अपने अंतिम विश्लेषणात्मक स्तंभ पर आते हैं। ये खंड गणतंत्र की मशीनरी यानी शासन और उसके सामने खड़ी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और संस्थानों से जुड़ी बुनियादी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये फाउंडेशनल चैलेंजेस हैं। इस स्लाइड में 2 जुड़े हुए मुद्दे हैं। एक तरफ अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य और दूसरी तरफ निर्यात बढ़ाने की चुनौती। सरकार ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी EPM शुरू किया है, जिसका मकसद भारतीय कंपनियों के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ाना है। ये मिशन खास तौर पर नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी NTBs से निपटने पर फोकस करेगा। अब ये NTBs क्या हैं? ये वो बाधाएं हैं जो टैरिफ की तरह नहीं दिखती, जैसे विकसित देशों द्वारा लगाए गए कड़े लेबर स्टैंडर्ड्स या कार्बन टैक्सेस, जो हमारे एक्सपोर्ट्स को महंगा या मुश्किल बना देते हैं। लेकिन इस मिशन के सामने एक बड़ी चुनौती है और वो है देश का फिस्कल हेल्थ। ये बार चार्ट हमें दिखाता है कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट यानी आय और खर्च का अंतर नवंबर तक ही बजट के लक्ष्य का 62.3% हो चुका है, जो पिछले साल 52.5% था।
जब घाटा इस तरह बढ़ता है तो सरकार को विकास के कामों यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स में कटौती करनी पड़ती है। और सोचिए, मजबूत पोर्ट्स, हाईवेज और लॉजिस्टिक्स के बिना हम एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे? ये दिखाता है कि ये दोनों मुद्दे आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। भारत 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी करना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल एम्बिशन है, लेकिन इस एम्बिशन के सामने एक जहरीली हकीकत खड़ी है, हमारे शहरों, खासकर हमारी राजधानी का वायु प्रदूषण। ये एक सीधी और सरल चेतावनी है। अगर हमारे शहर रहने लायक ही नहीं होंगे तो ग्लोबल लीडरशिप के दावे खोखले लगेंगे। ये एक विशिष्ट साइकिल है, एक दुष्चक्र। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। दिल्ली में एक युवा एथलीट है जो ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। हर सुबह वो जहरीली हवा में सांस लेता है, जिससे उसकी हेल्थ पर, उसके लंग्स पर असर पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब ऐसे लाखों लोगों को जोड़ लीजिए तो देश को इकोनॉमिक लॉस होता है, हमारी सॉफ्ट पावर कम होती है, और जब अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है तो पोल्यूशन से लड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जिससे पोल्यूशन और बढ़ता जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, आंकड़े इसे सच साबित करते हैं। वायु प्रदूषण से भारत को हर साल अपनी जीडीपी का 1.36% नुकसान होता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए स्मॉग टावर्स जैसे टेम्परेरी सॉल्यूशंस काफी नहीं हैं, बल्कि ईवी अडॉप्शन को तेजी से बढ़ाना और एनर्जी सेक्टर में कोयले से एक रैडिकल शिफ्ट लाना, ऐसे बड़े और साहसी कदम उठाने होंगे। ये स्लाइड अखंडता या इंटेग्रिटी के दो अलग-अलग पर गहरे स्तर पर जुड़े हुए पहलुओं पर बात करती है। पहला है इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी। भारत के जो विशाल सवाना घास के मैदान हैं, उन्हें एक कॉलोनियल माइंडसेट के तहत वेस्टलैंड्स यानी बंजर भूमि का दर्जा दे दिया गया। ये सोच धनगर जैसे चरवाहा समुदायों और ब्लैकबक जैसे वन्य जीवों के लिए इन ग्रासलैंड्स के महत्व को पूरी तरह से नज़रअंदाज करती है। ये हमारी पारिस्थितिकी की अखंडता पर एक तरह का हमला है। और दूसरा है इलेक्टोरल इंटेग्रिटी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन ने SIR लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की वजहों का पूरा ब्यौरा है। ये कदम मतदाता के एल्गोरिदमिक राइट्स की रक्षा करता है और इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाता है, उसे और पारदर्शी बनाता है। तो दोनों ही मामलों में, चाहे वो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो या एक अकेला वोटर, बात उनके महत्व को पहचानने और उनकी अखंडता को, उनकी इंटेग्रिटी को बनाए रखने की है। और यही एक सच्चे, एक मजबूत गणतंत्र की पहचान है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? इसका कंक्लूजन क्या है? देखिए, 77वां गणतंत्र दिवस एक ऐसे रिपब्लिक की तस्वीर पेश करता है जो एक बड़े ट्रांजिशन से, एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बाहरी मोर्चे पर भारत EU, FTA और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों से अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का प्रदर्शन करने में कोई झिझक नहीं दिखा रहा है। वहीं आंतरिक मोर्चे पर एक संतुलन की तलाश जारी है, जहां वंदे मातरम का उत्सव सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को दर्शाता है, वहीं संवैधानिक नैतिकता पर जो बहस चल रही है वो हमें शक्ति और जवाबदेही के बीच संतुलन की लगातार याद दिलाती है। अंतरिक्ष के लिए अशोक चक्र से लेकर जमीन पर सूर्यास्त्र सिस्टम तक, ये गणतंत्र अपनी क्षमताओं और अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को लेकर पहले से कहीं ज्यादा आश्वस्त और मुखर है। चलिए, इस चर्चा को समाप्त करने से पहले आज के विश्लेषण को एक फ्रेमवर्क में रखकर जल्दी से रिकैप करते हैं। और वो फ्रेमवर्क है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का। पहला, डिप्लोमेसी। हमने देखा कि भारत EU, FTA के जरिए अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही चीन के सामने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखकर अपनी पॉलिटिकल पावर भी दिखा रहा है। दूसरा, सिक्योरिटी। ऑपरेशन सिंदूर और सूर्यास्त्र सिस्टम हमारी मिलिट्री पावर में एक बड़े लीप को दिखाते हैं, जबकि स्पेस में वीरता को सम्मान देना हमारी टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक पावर को दर्शाता है। ये एक नया आयाम है। तीसरा, कल्चरल एंड सोसाइटी। वंदे मातरम का उत्सव हमारी कल्चरल पावर और सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। वहीं वर्दी में महिलाएं और संवैधानिक नैतिकता पर बहस ये दिखाती है कि गणतंत्र की असली शक्ति उसके समावेशी और न्यायपूर्ण होने में ही है। और चौथा, गवर्नेंस चैलेंजेस। अंत में फिस्कल हेल्थ, क्लीन एयर और इलेक्टोरल इंटेग्रिटी जैसी चुनौतियां हमें ये याद दिलाती हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की नींव मजबूत गवर्नेंस पर ही टिकी हो सकती है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये सवाल हमारे पूरे विश्लेषण के कोर टेंशन को, उस मूल द्वंद्व को समेटता है। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपके ऐसे और इंटरव्यू में यही डीप थिंकिंग, यही गहरी सोच काम आएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।